मेरा नाम अजय है, मेरी उम्र 21 साल है, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मेरी मामी की उम्र करीब 30 साल की होगी, उनका एक 4 साल का बेटा भी है। बात उस टाइम की है जब मेरे नाना नानी के घर उनके बड़े की बेटी की यानी मेरे बड़े मामा की बेटी की शादी होने वाली थी। नाना किसानी करते हैं और बड़े मामा उनका साथ देते हैं। छोटे मामा बाहर शहर में रहकर जॉब करते हैं। शादी की तैयारी के कारण में मेरी मम्मी ने मुझे नानी के घर जाने को कहा क्योंकि वहाँ कोई हेल्प के लिए चाहिए था। इसलिए मैं अगले दिन ही चला गया और शाम तक पहुँच भी गया। उधर की आबोहवा मुझे बहुत ही मस्त लग रही थी और काफी अच्छा लग रहा था। वहाँ के खुले खेत और ठंडी हवा मुझे एक अलग ही मस्ती दे रही थी। मैंने छोटी मामी को देखा, उन्होंने मेरा हालचाल पूछा। उस वक्त तक मेरे अंदर उनके लिए ऐसी कोई भावना नहीं थी। मैंने उनसे पूछा, छोटे मामा नजर नहीं रहे हैं मामी? तो उन्होंने बताया वो शहर में ही हैं, जल्द ही आ जाएंगे। फिर मैं नहा धोकर खाना खाने आ गया और खाना खाने के बाद सोने चला गया। अगले दिन से मैं शादी की तैयारी में लग गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शादी का दिन नजदीक रहा था। एक दिन ज्यादा काम न होने की वजह से मैं घर में ही था। वो दोपहर का टाइम था। नाना नानी बड़े मामा सब खेत पर गए थे। बड़ी मामी खाना खाकर सो रही थीं। जिन दीदी की शादी होने वाली थी वो अपने रूम में अपने होने वाले दूल्हे से बातें कर रही थीं। मैं अकेले बोर हो रहा था तो सोचा कि क्यों न टिंकू के साथ खेल लूं। उसके साथ खेलने के लिए मैं मामी के कमरे की ओर जाने लगा। उनका कमरा ऊपर की मंजिल पर था। मैं दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि मैंने मामी को फोन पर रोते हुए सुना। इससे मैं हैरान हो गया कि आखिर क्या बात है। थोड़ी देर में मुझे पता चल गया वो मामा से बात कर रही हैं। शायद मामा को आने में कुछ दिन और लग रहे थे। मामी को ये बात पसंद नहीं आई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मामा पिछले 4 महीने से शहर में ही थे। इन 4 महीनों में वो 2 बार ही घर आए थे। मामी से मेरी अच्छी बनती थी, उनसे खूब बातें होती थीं। उनके लिए कोई था तो मैं, जिससे वो एक दोस्त की तरह थोड़ा बात कर सकती थीं। फिर दूसरे दिन सब लोग को बाजार कपड़े लेने जाने को हुए। हम सब एक कार में जाने वाले थे। सबने शॉपिंग की, खरीदारी से निपटते निपटते शाम हो गई थी। हम सब लौट रहे थे। मामी मेरे बगल में बैठी थी। कार के अंदर अंधेरा था। तभी ड्राइवर ने एक कट मारा जिस वजह से मामी मेरी तरफ झुक गई। मैंने तो नजरअंदाज कर दिया। वो भी हंसकर बोली, ये ड्राइवर भी कैसे गाड़ी चला रहा है। फिर कुछ देर बाद हम सब घर पहुंच गए। घर आने के बाद मामी अपने रूम में चली गई और मैं सामान उतरवाने लगा। रात में सोते वक्त मैं इस छोटी सी घटना को फिर से याद करने लगा। मैंने बार बार सोचा। अब मेरा ध्यान मामी की तरफ देखने का नजरिया बदल गया था। हमेशा ही उन्हें ढूंढने लगा था और ख्याली पुलाव पकाने लगा था। शादी का दिन आ गया। मामा भी आ गए थे। मामी खुश थी क्योंकि उनके वो आ गए थे। मगर ये सब मेरे मामा को कहाँ दिखता था। मामा मामी से कुछ भागे भागे से रह रहे थे। बार बार किसी का फोन आता और वो फोन पर बात करने लगते। मामी ने कहा, अरे अजय, आपने मेरे साथ एक भी फोटो नहीं खिंचवाई, चलो मेरे साथ खिंचवाओ। मैं मामी के साथ उनके रूम में गया। वहाँ थोड़ी शांति थी। वहाँ मैंने अपने फोन से मामी और अपनी खूब सारी फोटो ले ली। विदाई भी हो गई। सारे मेहमान भी जाने लगे। मैं सो गया और दोपहर में उठकर खाना खाया और मामी के रूम की तरफ जाने लगा। मैंने देखा कि टिंकू एक तरफ खेल रहा था और मामी बेड पर बैठकर सिसक सिसक कर रो रही थीं। मैं जल्दी से उनके पास गया और उनसे पूछा, क्या हुआ मामी, आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने थोड़ी देर में बताया, तुम्हारे मामा चले गए। कल ही आए था और आज ही चले गए। ऐसा कौन सा जरूरी काम करते हैं? एक हफ्ता भी मेरे लिए नहीं रुके, मैं क्या करूं? मैं उनको दिलासा दिलाते हुए चुप करा रहा था। तभी उन्होंने अपना सर मेरे सीने पर रख दिया और रोने लगीं। मैंने उनसे कहा, जरूर कोई इमरजेंसी रही होगी। फिर उन्होंने जो कहा मैं सुनकर दंग रह गया। मामी ने कहा, तुम्हारे मामा की किसी और से दोस्ती है। मैं क्या बोलता। कुछ देर रुककर मैं वहां से अपने कमरे में चला गया। मुझे मामी के लिए बहुत बुरा लग रहा था।
उनके लाइफ में एक सच्चे दोस्त की बहुत कमी थी। मैंने उनका दिल बहलाने का सोच लिया और उनसे खुलकर बातें करने लगा। दोपहर में उनके रूम में टिंकू, वो और मैं सब साथ में थे। मामी और मैं फोन में लूडो खेल रहे थे। मैं जीतने लगा, तभी वो मेरा फोन लेकर भागने लगी। तो मैं बोला, मामी ये गलत बात है, मैं जीत रहा हूँ। पर वो मस्ती में रूम में भागने लगी और मैं उनके पीछे। टिंकू हम दोनों को देखकर ताली बजा रहा था। तभी मामी बेड पर चढ़ गई और मैं भी उनके पीछे आ गया। फोन को मेरी पहुंच से दूर करने लगी। मैं फोन को लेने के चक्कर में उनसे छीना झपटी करने लगा। तभी अचानक से सब सामान्य हुआ तो दोनों जल्दी से उठे। फिर थोड़ा ड्रामा करते हुए मैंने कहा, ठीक है आप जीत गई, अब कुछ खिलाओ, मुझे भूख लगी है। उन्होंने खाना खाने की बात कही और बोली, तुम यहीं बैठो, मैं यहीं लाती हूँ। ऐसा कहकर मामी अपनी साड़ी ठीक करती हुई बाहर चली गई। मैं और मामी बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे। खाना खाकर मैं उधर ही लेट गया। मामी अपना काम करने बाहर चली गई। जब मैं उठा तो शाम हो चुकी थी। मैं उठकर छत पर आ गया। उधर देखा मामी वहीं थी। हम दोनों छत पर टहलने लगे थे, बात करने लगे थे। शाम गहराई तो गांव की लाइट सब तरफ जलने लगी थी। बड़ा ही खूबसूरत नजारा था। दूर आसमान में चांद उगने लगा था। मैंने कहा, सच में आज बड़ा बढ़िया मौसम लग रहा है, ऐसे में कॉफी मिल जाती तो मजा आ जाता। मामी बोली, मैं अभी बना लाती हूँ। वे नीचे गई और जल्दी से 2 मग में कॉफी बना लाई। उन्होंने मुझे बताया कि अजय, आज इतने महीनों में मैं पहली बार इतना खुश हुई हूँ। तुम्हारे मामा तो घर आते नहीं हैं और घर में ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। मैंने कहा, अरे मामी, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बताया, एक पत्नी के लिए उसका पति सब कुछ होता है, लेकिन मेरी जिंदगी में ये सुख नहीं है। लेकिन तुम आए और तुमने मुझे थोड़ी खुशी दे दी। मैंने उनकी आंखों में एक प्यास देखी, वो अधूरापन देखा। मैंने भी दूसरी तरफ मुंह कर लिया। वो चली गई थी। मैं उनकी कमी का एहसास करते हुए छत पर टहलता रहा। फिर मैं सोने चला गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ आज के दिन की हुई बातों को ही सोच रहा था और यही हाल शायद उनका भी था। मैं करवट बदल रहा था मगर नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे फोन की लाइट जली। मैंने देखा कि मामी का मैसेज आया है। उसमें लिखा था कि मुझे नींद नहीं आ रही है, अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे रूम में आ सकते हो? मैंने ओके का रिप्लाई दिया और चला गया। यह माहौल रोज की तरह नहीं था, अजीब सी शांति थी। मन में कुछ था और हम दोनों कुछ और कहना चाह रहे थे। हम दोनों ने थोड़ी देर बातें की। फिर मैं थोड़ी देर लेटने के लिए सामने सोफे पर लेट गया। हम दोनों के अंदर बहुत कुछ चल रहा था पर कह नहीं पा रहे थे। ये तो साफ हो गया था कि इस कमरे में मेरे आने की वजह कुछ और है। आगे आप कल्पना कर सकते हो दोस्तों कि क्या हुआ। भोर हो गई। मामी के चेहरे पर अलग सी संतुष्टि वाली चहक थी। सब काम खुश होकर रही थी। बहुत अच्छा दिन था। इस प्रकार हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी तब की है जब मेरे चचेरे भाई की शादी को हुए मात्र 2 महीने हुए थे और भाई को नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ा। तो दोस्त बनकर भाभी के अकेलेपन को किस प्रकार दूर किया, कैसे हम अच्छे दोस्त बन गए। तो अब अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सुनील है और मेरी भाभी का नाम मधु है। उस समय मेरे से करीब 3-4 साल बड़ी ही होगी। मेरे भैया जिनका नाम राकेश है, वो दिल्ली में रहते थे और नौकरी करते थे। शादी हुई और 2 महीने बाद उनको जल्द ही जल्द दिल्ली आना था, तो अपनी बीवी को गांव में ही छोड़ आए। घर में मेरी चाची थी, वो भी विधवा, तो उनके घर में 2 ही लोग थे, भाभी और बुढ़िया चाची। और मैं था एक देवर। मेरा घर उनके घर के सामने था। मेरे दरवाजे से उनकी खिड़की दिखाई देती थी। भाभी ने मुझे बुलाया तो मैं गया। धीरे धीरे जान पहचान और अच्छे से हो गई थी। जब राकेश भैया दिल्ली गए तो भाभी अपनी जान पहचान बढ़ाने लगी, तो मेरी और भाभी में अच्छी जमने लगी। मैं 1-2 दिन में चला ही जाता था।
एक दिन की बात है, मेरी चाची अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी 2 दिनों के लिए। तो घर में सिर्फ भाभी थी। एक दिन मैं कॉलेज से आया तो वो खिड़की से देख रही थी और इशारे से मुझे बुलाई। मैंने उनको कहा खाना खाकर आता हूँ। गर्मी का दिन था, उस समय करीब 11 बज रहे थे। खाना खाकर मैं उनके यहाँ पहुँच गया। दिन के करीब 1 बज रहे थे। भाभी अकेली उस गर्मी की दोपहरिया में पंखा झेल रही थी। बाहर भी सुनसान था, सभी लोग अपने अपने घरों में थे क्योंकि गर्मी बहुत तेज थी। हवा भी जोरों से चल रही थी। मैं उनके कमरे में जाकर बैठ गया। भाभी मुझसे बातें करने लगी, कहने लगी, जब से आपके भैया दिल्ली गए तब से मुझे जरा ही मन नहीं लगता है। शादी के पहले मैं परिवार में रहती थी और जब से शादी होकर आई थी यहाँ बस 3 लोग ही हैं, उसमें से भी एक जो कि मेरे पति ही है, वो भी दिल्ली चले गए। पता नहीं ऐसे लोग शादी ही क्यों करते हैं जब अपनी बीवी को समय ही नहीं दे पाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तो वो बोली पता है, वो अब दिवाली में आएंगे और दिवाली में अभी काफी समय है। मैं उनके बहुत ज्यादा याद करती हूँ। और वो अपना मुंह आंख फेस चमका चमका कर मेरे से बात कर रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप फोन कर लीजिए। वो उन्होंने कहा हाँ बात हो जाती है, मैं बाहर जाकर कभी कभी बात कर लेती हूँ पीसीओ जाकर। उस समय मोबाइल उतना ज्यादा नहीं था, सब लोग फोन करने के लिए घर से बाहर ही जाते थे जिनके यहाँ फोन नहीं होता है। तो मैंने कहा आप भी चले जाइए। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे अपनी सास को भी देखना है। तो मैंने कहा हाँ फिर तो दिक्कत है आपके साथ। सच बताता हूँ दोस्तों, उस समय मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं। मैंने बस उनके सवालों का जवाब मैं दे रहा था। तभी तो बोल उठी, आपको पता है भाभी भी आधी घरवाली होती है। तो मैंने कहा मैंने साली के बारे में तो सुना भी है कि वो आधी घरवाली होती है, पर भाभी के बारे में नहीं सुना। उन्होंने कहा क्यों, भाभी से लोग मजाक करते हैं ना। तो भाभी से जब मजाक कर सकते हैं और भाभी की बहन आधी घरवाली हो सकती है, तो जब भाभी का पति भाभी के पास नहीं हो तो कौन हेल्प करेगा, देवर ही करेगा। मैंने कहा हाँ ये भी आपकी बात सही है। मुझे उनकी बातों से कुछ कुछ होने लगा था और जब वो भी मेरे से बात कर रही थी तब वो भी घबरा रही थी। ऐसे लग रहा था कि वो भी ये सब घबराते हुए कह रही है। मुझे भी घबराहट हो रही थी। तो मैंने कहा अब मैं जाता हूँ। वो दरवाजे पर बैठी थी चौखट पर और मैं अंदर था। हवा तेज तेज चल रही थी। उन्होंने कहा कहाँ जाओगे, बाहर लू चल रही है, धूप भी तेज है, गर्मी है, बैठ जाओ। तो मैंने कहा नहीं नहीं फिर आऊंगा और मैं उठ गया। भाभी ने तभी ऐसा सीन कर दिया कि मैं देखता ही रह गया। फिर मैं आगे बढ़ा और उनके करीब आया और बोला हट जाइए रास्ते से। तो उन्होंने कहा नहीं हटूंगी, जाना है तो ऐसे ही चले जाओ। मुझे भी अब अटखेलियां करना अच्छा लगने लगा था। उन्होंने कहा कि आपसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया और मेरे साथ मजाक करने लगी। मैंने कहा भाभी कोई देख लेगा। तो वो बोली कोई नहीं देखेगा। इतना कहकर वो दरवाजा सटा दिया। अब मैं भी भाभी के साथ मस्ती करने लगा। वो कुछ बोली नहीं, बस मुझे देख रही थी। इस प्रकार हम अच्छे दोस्त बन गए। अब भाभी जब भी अकेलापन महसूस होता तो मुझे बुला लेती। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी उस समय की है जब मेरी दीदी गर्भवती थी और उनको बच्चा होने वाला था। उस समय जीजू ने दीदी से कहा कि कुछ दिन के लिए नीलम को बुला लो तो कुछ मदद मिल जाएगी, और वैसे भी तुमको अब घर का काम करने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है। इस पर दीदी ने अगले दिन मम्मी को फोन किया और मुझे कुछ दिन के लिए भेजने को बोल दिया। फिर भैया और मम्मी मुझे लेकर दीदी के घर छोड़ने आ गए। उस दिन जब मैं घर पहुंची तो शाम को जीजू ऑफिस से घर आए और मुझे देखते ही बोले आ गई साली साहिबा, कैसी हो नीलम? मैंने नमस्ते की और कहा मैं ठीक हूँ जीजू, आप बताइए। फिर हम सब लोग बैठकर बातें करने लगे। तब सर्दियों के दिन थे और ठंड बहुत ज्यादा थी। रात को सोने की तैयारी होने लगी। एक कमरे में दीदी जीजू और मैं सोई और दूसरे कमरे में मम्मी भैया सो गए। अगले दिन मम्मी और भैया दीदी से मिलकर चले गए और मैं दीदी के घर ही रुक गई। अब मैं घर के काम करती।
जीजू सुबह ऑफिस चले जाते थे और शाम को आते थे। अब जीजू मुझसे बहुत बातें करते थे और मुझे छेड़ते भी रहते थे। मैंने जीजू से कहा, जीजू आपने ऐसा क्या किया जो दीदी की ऐसी हालत हो गई? तो जीजू बोले, साली जी तुम कहो तो तुम्हें भी ऐसा कर दें। यह बोलकर जीजू हंसने लगे। मुझे बहुत शर्म आई। जब मैं किचन में काम करती तो जीजू आकर मेरे साथ मजाक करने लगते। मैं उनसे कहती, जीजू दीदी आ जाएंगी, तो वे कहते, नहीं आएगी, बस तुम काम करती रहो। दोस्तों, दीदी के घर में नीचे दीदी की सास और दीदी के देवर रहते थे। दीदी की सास अधिकतर नीचे ही रहती थी क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता था, इसलिए वे ऊपर नहीं आती थी। लेकिन अगर आसपास कोई नहीं होता तब दीदी के देवर मुझसे बात करने की कोशिश करते थे। दीदी के घर में किराए पर कमरा लेकर रहने वाले लड़के, आस पड़ोस के लड़के और रिश्तेदारी के बहुत से लड़के मुझे बात करने की कोशिश करते, पर मैं किसी को ज्यादा घास नहीं डालती थी और दीदी को भी ये सब पसंद नहीं था। मेरी दीदी कहती है कि आजकल तो लड़के तो सिर्फ मजा लेना चाहता है, क्योंकि यह तो दीदी को भी अच्छे से पता था कि अगर किसी लड़के ने नीलम से बात करने लगा तो छोड़ेगा नहीं। एक रात हम खाना खाकर लेटे ही थे कि अचानक 11 बजे दीदी के पेट में डिलीवरी का दर्द शुरू हो गया। उनकी हालत बिगड़ने लगी तो जीजू ने गाड़ी निकाली, दीदी को अस्पताल ले गए और भर्ती करा दिया। दीदी के साथ उनकी सास भी गई थी। मैं और दीदी के देवर घर में अकेले थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। पूरी रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह जीजू घर आए और बोले, साली साहिबा अब तुम मौसी बन गई हो, तुम्हारी दीदी को बेटा हुआ है। मैंने भी जीजू को बधाई दी तो जीजू कहने लगे, साली साहिबा पिछले 8 महीने से तुम्हारी दीदी ने हाथ भी लगाने नहीं दिया था, इसलिए अब मना मत करो। फिर मैं स्नान करने चली गई। मैं नहाकर बाहर आई तो जीजू मुझे देखकर हंस रहे थे। तभी दीदी का फोन आ गया। वे कहने लगी कि नर्स ने बाजार से कुछ दवाइयाँ लाने के लिए बोला है। जीजू बोले, नीलम जल्दी से खाना बना दो, तुम्हारी दीदी के लिए खाना भी लेकर जाना है। फिर मैंने खाना बनाया। जीजू ने खाना खाया और दीदी के लिए भी लेकर अस्पताल चले गए। शाम को जीजू अस्पताल से घर आए और बताया कि अभी नर्स ने 2-3 दिन तुम्हारी दीदी को भर्ती रहने के लिए कहा है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, इसलिए अभी अस्पताल से उनकी छुट्टी नहीं कर सकते हैं। जीजू कहने लगे, साली जी चाय बना लो। मैंने चाय बनाई और हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे और बातें भी करते जा रहे थे। बातों बातों में जीजू ने मुझे बताया कि कल तुम्हारी दीदी की शादी को 1 साल हो जाएगा। तभी मुझे याद आया, अरे हाँ जीजू, कल तो आपकी शादी की सालगिरह है, मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन जीजू थोड़ा उदास हो गए क्योंकि दीदी अस्पताल में थी। मैं बोली, कोई बात नहीं जीजू, कल दीदी से मिलने चलेंगे। अगले दिन मैं जीजू के साथ दीदी से मिलने अस्पताल गई तो दीदी मुस्कुरा रही थी। जीजू बोले, तुम्हें याद है आज हमारी शादी की सालगिरह है। जीजू ने हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कहते हुए दीदी के माथे किस कर दिया। जीजू कहने लगे, अगर तुम घर पर होती तो पार्टी करते और खूब एंजॉय करते। तो दीदी मजाक में बोली, मैं घर पर नहीं हूँ तो क्या हुआ, साली तो है ना घर पर। कोई बात नहीं, जब मैं घर आ जाऊंगी तब हम बाद में कर लेंगे। जीजू अपने बेटे को गोदी में उठाकर खिलाने लगे और बोले, देखो नीलम, तुम्हारी दीदी ने शादी की सालगिरह पर मुझे कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। साली जी आज तुम क्या गिफ्ट दोगी मुझे? यह सुनते ही जीजू मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। मैं तभी जीजू के इरादे समझ गई थी। शाम को मैं और जीजू घर आ गए। मैं रसोई में गई काम करने तो जीजू ने आकर मेरे साथ मस्ती करने लगे। मेरी आंखों में देखते हुए जीजू बोले, आज मेरी शादी की पहली सालगिरह है, तुम्हारी दीदी नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो, मैं तुम्हारे साथ इसे यादगार बनाना चाहता हूँ। जीजू ने कमरा सजाने के लिए एक आदमी को साथ लेकर आए थे। वह हमारे लिए कमरा सजाने लगा। उस रात घर पर कोई नहीं था। दीदी की सास और दीदी के देवर अस्पताल में दीदी के पास रुके हुए थे। जीजू बोले, अब तुम भी तैयार हो जाओ। उन्होंने मुझे दीदी की शादी का लहंगा और गहने सब दे दिए थे।
मैं थोड़ी देर में तैयार हो गई। पूरे कमरे में गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। दोस्तों, कसम से मैं किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मैं ही दुल्हन हूँ। मुझे बैठाकर जीजू खुद भी तैयार होने चले गए। 10 मिनट बाद जीजू आए। उन्होंने कुर्ता पायजामा पहन रखा था, वे बिल्कुल दूल्हा लग रहे थे। अब जीजू मेरे पास आए और मेरा घूंघट उठाकर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। मुझे बहुत शर्म आई। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हो कि उस समय कैसी स्थिति रही होगी। ऐसे करते करते पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह जब जीजू उठे तो बहुत खुश थे क्योंकि उनकी तमन्ना पूरी हो गई थी। जीजू बोले, गुड मॉर्निंग साली जी, जो तुमने मेरे लिए किया उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। फिर जीजू उठे और बोले, चलो साली जी, अब घर का भी काम करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी साली और जीजू की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। मैं गरीब परिवार से थी और लड़के वाले बहुत ज्यादा अमीर थे। उनका कहना था कि भगवान का दिया सब कुछ है, बस हमें ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाल ले। बाप का साया नहीं था तो सभी ने माँ को समझाया कि लड़की को इस घर में ब्याह दे, सारी उम्र मौज करेगी। ज्यादा पढ़ी भी नहीं थी। तभी मेरे घर वालों ने रिश्ते को हाँ कर दी। मेरे विचार भी नहीं जाने उन्होंने। एक बार मेरा दिल बहुत टूटा। फिर मैंने हौसला कर लिया और चुपचाप इस शादी के लिए हाँ कर दी। एक दिन मौसी आई और मुझे अकेली साइड में ले गई। ले जाकर बोली, देख लड़की, छुपाना मत, सच बता कितनी बार खेल चुकी है। मैं एकदम से हैरान रह गई। मौसी बोली, छुपा मत, मुझे गांव की हर खबर रहती है। अभी बता दे, मैं कुछ कर दूंगी। बड़े घर में नाक मत कटवा देना। मैं बोली, हाँ खेल चुकी हूँ मौसी, मगर माँ को मत बताना। फिर मेरी शादी हुई और मैं बड़े घर में आ गई। सभी रीति रिवाज निभाए गए। मुझे महसूस हुआ कि मुकेश थोड़ी बड़ी उम्र के हैं। देखने में वो हट्टे कट्टे थे, चौड़ा सीना था। रात को आलीशान कमरे को सजा मुझे मेरी नंद ने बिस्तर पर बिठा दिया। अंदर डर सा था कि चोरी न पकड़ी जाए। मुकेश आए और उनके मुंह से दारू की गंध आ रही थी। मैं शर्माती हुई मुहर नीचे करके बैठी रही। मेरा दिल कर रहा था कि उसके तनाव को ज्यादा कर दूं, मगर मैं पहल नहीं कर रही थी। मैं अनजान सी बनकर बोली, छी। अपने पति के घोड़े में अधिक तनाव न आता देख मैं मायूस हो रही थी। उनकी बात सुनकर मैं शर्माने लगी तो वो कहने लगे, खुलकर बोलो, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा। मैं भी बेशर्म हो गई थी क्योंकि आग लगा दी थी उन्होंने। मैं खुश थी कि अच्छा खिलाड़ी पति मिल गया, लेकिन वो तो फिर लुढ़क ही गए। मैंने सोचा कि उठेंगे, लेकिन वो नहीं उठे। वो बस एक तरफ लेटकर पसर गए और मैं देखती रह गई। जल्दी ही वो खर्राटे मारने लगे। मुझे मौसी पर और किस्मत पर गुस्सा आ रहा था। मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। अपनी किस्मत को कोसते हुए मैं सो गई। अगले दिन उठी और तैयार होकर बाहर निकली। ननद मेरी उतावली हुई रात के बारे में पूछने लगी। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। पूरा दिन मुकेश पास नहीं आए। अगली बार मुकेश फिर पीकर आए थे। उनकी आंखों में झांकते हुए मैं बोली, मेरा नशा करो ना, एकदम ताजा नशा है। वो मुझे भी पिलाने लगे तो मैंने मना कर दिया, मगर वो होंठ से लगाने लगे और मैं पी गई। कुछ देर बाद मुझे भी कमरा रंगीन दिखने लगा। कुछ ही पल बाद मैच खत्म हो गया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। बहुत मायूस थी मैं। अगर मायके जाने को बोलती तो सभी कह देते, वहीं से तो आई हो, अब हमारा दिल नहीं लगता, यहीं रहो। 1-2 बार गई भी इनके साथ और वापस आ जाती। 3 महीने बीत गए। मैं कैद होकर रह गई। घर में सासू माँ रहती तो बस फोन पर टाइम गुजार रही थी। सासू माँ को इल्म था कि उनका बेटा शराबी है और बहू बेहद जवान है, इसलिए वो मुझे दायरे में रखती थी। 4 से 5 महीनों बाद सासू जी बोलने लगी, बहू पोते का मुंह दिखा दे। तब तक मैं भी सलीके से रहने लगी थी।
अब सासू माँ को लगने लगा कि यह बहुत शरीफ है, यह ऐसी वैसी नहीं है, थोड़ा यकीन करने लगी मुझ पर। अब वो रिश्तेदारों के पास चली जाती थी मुझे छोड़कर। तभी इन लोगों ने सलाह की कि ऊपर के हिस्से में जो लकड़ी का काम होने वाला है वो अब पूरा करवा लिया जाए। सासू माँ बोली, हाँ पूरा करवा कर पीछे सीढ़ियाँ चढ़वा दो और उसको किराए पर दे दो, इतना बड़ा घर है, ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं सुन रही थी मगर मुझे इन सब में कोई खास ध्यान नहीं था। मैंने कहा, माँ मैं कुछ दिन गाँव हो आऊं, माँ की याद आ रही है। वो बोली, अरे तुम गांव में ही रही हो, मेरा यहाँ अकेली का दिल नहीं लगेगा, वैसे भी घर में मिस्त्री लगे रहेंगे, काम भी बढ़ जाएगा, मुकेश तुझे मिलवा लाएगा। ये सुनकर मैं चुप हो गई। कुछ दिन के बाद घर में मिस्त्री आ गए। उनमें से एक जवान और मजबूत शरीर का मालिक था। उससे मेरी नजरें टकराई तो टकरा ही गईं। वैसे मैं उनके पास नहीं जाती थी मगर दूर से ही देखती। वो भी जब मुझे देखता तो बिना नजर हटाए देखता रहता। घर में बात होती थी कि कश्मीरी है, बहुत जबरदस्त कारीगर है, बहुत हुनर है इसके हाथ में। 2-4 दिन के बाद उसने दूसरी जगह का काम भी ले लिया और मेरे पति से कहा, यहाँ मैं अकेला संभाल लूंगा, बाकी लोगों को दूसरी साइड पर भेज देता हूँ। एक दिन मेरी सास का बीपी कम हो गया था। उनकी बहन की तबीयत खराब थी और ये खबर सुनकर वो परेशान थी, इसलिए मेरी सास सुबह से बिस्तर पर ही थी। जब मिस्त्री आए तो उनके लिए चाय मैं ही लेकर गई। उस दिन पहली बार मैंने उसके करीब गई। वो मुझे निहारता ही रहा। कांपती आवाज में होश में आते हुए बोली, जी चाय। गुलाब रख दीजिए, ले लूंगा। चाय रख सीधी हुई और मुड़ी तो आवाज आई, वाह ऊपर वाले ने क्या तोहफा बनाया है। सीढ़ियों के पास यह सुनकर बड़ी ही अदा से मुड़कर मैंने देखा। नशीली नजरों से देखते हुए उसका हिलाया हाथ कबूल सा करते हुए मैं मुस्कुराकर नीचे आ गई। आकर मैं सास के पास बैठ गई और उनका बीपी चेक किया जो अभी भी लो था। मैंने मुकेश को फोन किया, जल्दी आओ माँ उल्टियाँ कर रही है। वो बोले, मैं किसी को भेजता हूँ, मैं तो बहुत दूर हूँ। पिताजी भी बाहर थे तो इन्होंने लड़का सुनील भेज दिया शोरूम से। उसने सासू जी को उठाया और साथ में गुलाब भी आ गया। सबने मिलकर सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। मैं भी बैठने लगी तो माँ बोली, बहू तुम रहने दो, यह ले जाएगा, घर खाली थोड़ी छोड़ना है। मैंने दरवाजा बंद किया और गुलाब भी ऊपर जाने लगा। उसने मुझे देखा तो मैं मुस्कुरा दी। बहुत जबरदस्त मौका था। एक डर भी था कि पता नहीं सुनील कितनी जल्दी डॉक्टर को दिखा लौट आएगा। गुलाब बोला, जी मोहतरमा मैं काम करने लगा हूँ, जरूरत हो तो बुला लेना। मैं बोली, जी ठीक है। वो बोला, थोड़ा पानी पिला दीजिए। मैं पानी का गिलास लेकर सीढ़ियों के पास गई। वो सीढ़ी पर बैठा था। कामुक अंदाज में वो बोला, क्या किस्मत है मुकेश भाईजान की। मुकेश का नाम सुनकर मेरा चेहरा उदास हो गया और मैं जाने लगी। उसने चेहरा पढ़ लिया और पीछे आते हुए पूछने लगा, एकदम से क्या हो गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने हाथ पकड़ा और बोला, आप बुरा मान गई क्या। तो मैंने कहा, क्या बताओ, यहाँ तो आकर मेरी जिंदगी ही बेकार हो गई है। उसने आगे बढ़कर मुझे बाहों में कैद लिया। मैं बोली, गुलाब कोई आ जाएगा कभी भी। वो बोला, दरवाजा तो खोलना पड़ेगा तभी तो आएगा। तभी घंटी बजी और हमने जल्दी से खुद को ठीक किया और वो ऊपर निकल गया। मैं बाहर गई और गेट खोला। सुनील ने सास को पकड़ा था, साथ में एक लड़का और था। उन्होंने सास को रूम में लेटाया और ग्लूकोज की बोतल लगा दी। सास बेहोशी की सी हालत में थी। उनको आराम करने की कहकर वो लड़के चले गए। मैं पास बैठ गई। उनका सिर दबाने लगी। वो जल्दी गहरी नींद में सो गई। गुलाब नीचे ही आ चुका था, सब देख रहा था, मुझे इशारा कर रहा था कि दूसरे कमरे में आ जा। सास की हालत उठने लायक नहीं थी, उल्टी की वजह से कमजोरी बहुत थी। हिम्मत करके मैं दूसरे कमरे में गई क्योंकि किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। तभी मुकेश की कॉल आई और मैंने फोन उठाया। हेलो कहिए। मुकेश कैसी हो और माँ कैसी है। मैं वो ठीक है, डॉक्टर ने ग्लूकोज लगाया है।
मैंने पूछा, आप कब आओगे? वो बोले, मैं तो रात को आऊंगा। मैं बोली, गुलाब बुढ़िया उठ जाए, इससे पहले आज एक बार मैच खत्म कर लिया जाए। फिर वो ऊपर चला गया। मैं सास के पास गई। ग्लूकोज थोड़ा ही बचा था। सास सोई पड़ी थी। रात को मुकेश पीकर लौटा और रोज की तरह सो गया। 2 दिन बाद मौसी की डेथ हो गई। मम्मी पापा दोनों वहां चले गए। रात को भी मुकेश को दारू पिलाकर हम सुला देते और खूब मजा करते। बुढ़िया भी बहन के जाने के गम को दादी बनने की खुशी में भुला चुकी है। वैसे तो रात ज्यादातर खामोश होती है, लेकिन कभी कभी ये रात शोर भी करती है। लेकिन रात के इस शोर को सुनना इतना आसान नहीं है। रात के 12 बज गए थे और रंजीता अपने बिस्तर पर उदासी बैठी थी। कभी वो खिड़की के बाहर जाती है तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती, फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो किसी का इंतजार कर रही थी। रंजीता, क्या बात हो गई आज? इस समय तक तो वो आ जाता था। तभी रंजीता की हवेली के पीछे एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को बड़ी सी तौलिए से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वो रंजीता की बालकनी तक पहुंचा और दबे पांव रंजीता के कमरे में प्रवेश कर गया। रंजीता बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पीछे से उसकी दोनों आंखों को अपने हाथ से ढक लिया और उससे पूछा, बताओ कौन? रंजीता ने उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ और फिर उसे झटकते हुए बोली, 2 दिन हो गए, तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। ये कहकर रंजीता ने उस युवक को गले से लगा लिया। रंजीता की बातों को सुनकर उस युवक ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर कहा, आपको पता नहीं है क्या, मालिक ने मुझे 2 दिनों के लिए शहर भेजा था। 2 लाख की रकम किसी को भिजवानी थी और फिर वहां से कुछ लाना था। रंजीता, क्या लाना था? मोहन, सोने का नेकलेस। आपका जन्मदिन आने वाला है ना? रंजीता ने जब ये सुना है तो मुस्कुराते हुए मोहन की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो जन्मदिन पर मेरे? मोहन, मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो बचपन से नौकर हूँ यहाँ। रंजीता, तुम फिर शुरू हो गए। कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहाँ, और जहाँ तक गिफ्ट की बात है, तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता। ये कहकर रंजीता ने एक बार फिर मोहन को गले से लगा लिया और फिर वे दोनों डूब गए प्रेम के समंदर में, जहाँ पर डूबने के बाद बड़ा छोटा कोई नहीं होता। बस वहाँ होता है प्यार, प्यार और प्यार, जो दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। अब तो सुबह होने वाली थी। तभी रंजीता के पिता ठाकुर वीरभद्र सिंह की जोरदार आवाज दोनों के कानों में पड़ी। वीरभद्र, मोहन, ओ मोहन, अरे कहाँ गया रे? ठाकुर साहब की आवाज सुनकर मोहन और रंजीता हड़बड़ाकर उठ बैठे। दोनों के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। मोहन, लगता है मालिक साहब जाग गए हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? रंजीता, इतना डरोगे तो हो गया। सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह पाइप के रास्ते से आए थे वैसे ही निकल जाओ और थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। रंजीता की बात सुनकर मोहन दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर रंजीता सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता वीरभद्र सिंह के पास गई। रंजीता, क्या हो गया बाबूजी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप मोहन करने लगे। मोहन के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। वीरभद्र, वो तो है, लेकिन तू आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? 9 बजे के पहले तो तेरी आंख नहीं खुलती और आज 4:30 बजे ही। तभी वहां पर मोहन आ जाता है। उसे देखकर वीरभद्र सिंह उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे कहाँ मर गया था रे तू? तुझे आवाज दे देकर गला बैठ गया मेरा। मोहन, मालिक, वो भैंसिया चिल्ला रही थी इसलिए उसे चारा देने गया था। वीरभद्र, सुन, तुझे पता है ना आज रंजीता का जन्मदिन है? शाम को बड़ी पार्टी है, कई लोग आएंगे उसमें, और हाँ, पार्टी में वीरपाल जी भी अपने बेटे के साथ आ रहे हैं। उनका विशेष ध्यान रखना। मैं चाहता हूं कि रंजीता की शादी अंगद से हो जाए।
और हाँ एक बात, और मालकिन भी राजेश के साथ शहर से आ रही है, तो तू उन्हें लेने दोपहर में स्टेशन चले जाना। मोहन रंजीता के यहाँ नौकर का काम करता है। हालांकि उसे ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला था। अगर वो शहर चला जाता है तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन ठाकुर साहब का कर्ज उसके परिवार पर होने के कारण वो इनके यहाँ काम करता था और बिना उसे चुकाए वो कहीं नहीं जा सकता था। मोहन, कैसे चला जाऊं रंजीता तुम्हारे पापा की नौकरी छोड़कर? तुम्हें पता है ना कितना कर्जा है उनका हमारे ऊपर? बिना उसे चुकाए गया तो वो मेरे बूढ़े माँ बाप को बहुत परेशान करेंगे। रंजीता, मोहन, तुम बेवकूफ हो। यहाँ पर रहोगे तो इनका कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे दादा ने मात्र 75 रुपए मेरे दादा से उधार लिए थे। वो 5 लाख कैसे बन गया, मेरी समझ से बाहर है। मोहन के पिता भी इस घर में नौकर थे और उसके दादा भी। पीढ़ियों से मोहन का परिवार वीरभद्र सिंह के यहाँ नौकर का काम करता रहा था, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना पिछले 2 सालों से रंजीता और मोहन के बीच प्यार का सिलसिला चल रहा था। हालांकि इस बात की जरा सी भी खबर ना तो वीरभद्र को है और ना ही उसकी पत्नी सुकन्या और बेटे राजेश को। शाम को रंजीता के लिए बड़ी बर्थडे पार्टी का आयोजन वीरभद्र सिंह की हवेली में किया गया था। कई सारे मेहमान वहां आए हुए थे। वीरभद्र, दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी इकलौती बेटी रंजीता का जन्मदिन भी है और आज मैंने इसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसके बाद वीरभद्र सिंह ने रंजीता और अंगद की 15 दिन बाद सगाई की घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर रंजीता तुरंत ही वहां से चली गई। सभी ने सोचा कि वो शर्मा गई है, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क को आप कितना ही छुपाएं, छुप नहीं सकता। 2 दिन बाद की बात है। रंजीता को लगातार उल्टियां हो रही थी। सुकन्या, अरे कितनी बार कहा है मुंह पर कंट्रोल रखा कर, सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती रहती हैं। अब हो रही है ना उल्टी। रंजीता की उल्टियां रोकने के लिए घरेलू दवा उसे दी गई, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसकी मां उसे लेकर अस्पताल गई। रंजीता की जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर सुकन्या देवी चीख पड़ी। सुकन्या, आप पागल पागल हो गई हैं क्या? किसने बना दिया आपको डॉक्टर? मेरी बेटी की अभी तक शादी भी नहीं हुई है और आप कह रही हैं कि ये गर्भवती है। डॉक्टर, मेरी जांच गलत नहीं है। सुकन्या देवी जी, आपकी बेटी गर्भवती है। सुकन्या, ए डॉक्टर, तू जानती है ना तू क्या कह रही है? और तेरी बात गलत साबित हो गई तो उसका क्या अंजाम होगा तू जानती है ना? सुकन्या देवी डॉक्टर को धमका रही थी। तभी उनकी बातों को काटते हुए रंजीता ने कहा, रंजीता, माँ, डॉक्टर ठीक कह रही हैं। अपनी बेटी की बातों को सुनकर सुकन्या देवी चौंक गईं। घर वापस आकर रंजीता ने सारी बातें अपनी माँ को बताईं। उसने ये भी बताया कि उसने और मोहन दोनों ने छुपकर मंदिर में शादी भी कर ली है। सुकन्या, ये क्या कर दिया तूने? अरे कुछ तो हम लोगों का मान रखा होता। हम लोग ठाकुर हैं और तूने अपने यहाँ के नौकर से प्यार कर लिया, और ना सिर्फ प्यार किया बल्कि उसके साथ मुंह भी काला कर लिया। करमजली, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? शाम तक ये बात वीरभद्र सिंह और उनके बेटे राजेश को पता लग गई। दोनों का खून खौल उठा। राजेश उसी समय राइफल लेकर मोहन को मारने के लिए निकल रहा था। तभी सामने से मोहन आता हुआ दिख रहा है। राजेश ने आव देखा न ताव, बंदूक उसके ऊपर डाल दी। रंजीता भागी भागी आई। रंजीता, ये क्या कर रहे हैं राजेश भैया? मोहन को छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। रंजीता की बात सुनकर राजेश ने बंदूक के भारी हिस्से से रंजीता के सिर पर मारा। वो बेचारी लहूलुहान हो गई। रंजीता की हालत देखकर मोहन ने राजेश की राइफल को अपने हाथ में पकड़ लिया और उससे कहा, अगर आपने एक बार और रंजीता पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात को सुनकर वीरभद्र सिंह और राजेश ने अपना आपा खो दिया। राजेश, 2 कोड़ी के नौकर, तू हमें धमका रहा है? वीरभद्र, राजेश पानी सर के ऊपर जा चुका है, इसलिए इसे छोड़ना मत। इसने बहुत बड़ी गलती की है। कल को कोई और ऐसी गलती करने की जरूरत न करें,
इसलिए इसको इस बात की सजा देना बहुत जरूरी है। पिता की बातों को सुनकर राजेश ने एक बार फिर से बंदूक की नाल मोहन की ओर की। एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ देर के लिए हर ओर खामोशी छा गई। लेकिन जब खामोशी टूटी तो राजेश के सामने उसकी तड़पती हुई बहन रंजीता थी। रंजीता, मोहन, मोहन, भाग जा तू, भाग यहां से, ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों की नजर में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। वीरभद्र, ये प्यार है प्यार? शादी के पहले दूसरे के बच्चे को पेट में लेकर घूम रही हो और उसे प्यार कह रही हो। रंजीता, शादी तो हमने भगवान के सामने कर ली है पिताजी। ईश्वर गवाह है हमारे प्यार और शादी का। आप लोग इस रिश्ते को स्वीकार कर ले पिताजी। वीरभद्र, हम ठाकुर हैं। हमारे यहाँ अवैध रिश्ते बनाए जाते हैं, स्वीकार नहीं किए जाते। ये कहकर वीरभद्र सिंह ने अपने बेटे के हाथ से राइफल छीन ली और उसे एक गोली और मार दी। उसके बाद मोहन को भी। एक बार फिर से एक प्यार ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, क्योंकि वो प्यार अमीर और गरीब के बीच था। दोस्तों, लोग भले ही कहते हैं कि प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता, लेकिन सच इससे कोसों दूर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार को जितना रोकोगे वो उतना ही वेग से बढ़ेगा। आज भी कोई ना कोई रंजीता मोहन से प्यार कर रही है और कोई मोहन रंजीता की ख्वाब बिना किसी ऊंच नीच की परवाह किए देख रहा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम साक्षी सिंह है। मेरी कहानी बहुत दर्द भरी और मजेदार है। एक ही साल बाद मेरे एक लड़का भी हो गया। लड़का होने के बाद हमारा खर्चा बढ़ने लगा और मेरे पति कुछ काम नहीं करते थे, वो दिन भर घर पर रहते। मैंने एक दिन अपने पति से कहा, तुम कुछ काम करो, अब हमें पैसे की जरूरत है और कब तक हम किसी के सामने अपना हाथ फैलाएंगे। मेरे पति ने मुझसे कहा, हाँ मैं जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लूंगा। थोड़ा दिन बीता, अभिषेक ने एक काम करना शुरू किया, लेकिन पैसे बहुत कम मिलता था। कुछ दिन उन्होंने वहाँ वो काम किया। धीरे धीरे मेरे बेटा भी बड़ा हो रहा था, उसके पढ़ी का भी खर्चा बढ़ने वाला था। अभी तक तो मेरे ससुर जी हमारा खर्चा देते हैं, लेकिन कब तक वो हमारा खर्चा उठाएंगे। मेरे जेठ जी की नजर बहुत बुरी थी। मेरे जेठ की नजर मेरे ऊपर भी थी, लेकिन अभिषेक हमेशा घर पर ही रहता था, इसलिए उनको मौका नहीं मिल पाता था मुझ पे डोरे डालने को। अगर बात करें जेठ जी की तो दिखने में स्मार्ट और साथ ही साथ उनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी। उनका काम बहुत तेजी से चल रहा था और खूब पैसे भी आ रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे ससुर की मौत हो गई। ससुर के मौत के बाद हमारा खर्चा किसी तरह से पूरा होता था। अभिषेक बहुत मेहनत भी करता, तब भी हमारा खर्चा किसी तरह से चलता। कुछ दिन बाद मेरे जेठ ने बंटवारा कर दिया। अब तो हमारा और भी बुरा हाल हो गया। अभिषेक और ज्यादा पैसे कमाने ले लिए अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली चले आए। अब मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही घर रहते थे। मेरे पति दिल्ली से पैसे भेजते थे और खुद भी कभी चले आते थे। जब वो आते थे तो हम दोनों मिलके खूब मजे करते। मेरे पति के परदेश जाने के बाद मेरे जेठ जी ने मुझ पर चांस मारना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे उन्हें देखकर नफरत होती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पति को नौकरी नहीं दी थी। मैं एक दिन अपने घर के सामने बैठी थी, मेरे जेठ जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पति को अपने काम में नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे लिए कुछ करो, फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं समझ गई कि ये मेरे मजे के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। मेरे जेठ ने कहा, मैं तो तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहता हूँ। तुम्हारे पति को तुम्हारे पास बुला के और तुम कह रही हो जो मैं चाहता हूँ वो कभी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद मेरे जेठ वहाँ से चले गए। मैंने उनके बातों के बारे में बहुत सोचा, पर लेकिन मेरे मन नहीं कर रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन और बीता, अभिषेक घर आ गया। मैंने उससे कहा, तुम यही कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते? तो उसने कहा, यहाँ पैसे अच्छे नहीं मिलते हैं, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली रहती हूँ। तो उसने कहा, भैया मुझे काम पर रखेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार पैसे चुराते हुए पकड़ लिया था। मुझे उस काम में अच्छे पैसे मिल जाते थे।
मैंने सोचा अगर मैं अपने जेठ से की बात मान लूं तो अभिषेक को यहाँ काम के साथ साथ अच्छे पैसे भी मिल सकता है। लेकिन मैंने सोचा अभी नहीं, वरना हो सकता है कि अभिषेक को शक हो सकता है। थोड़े ही दिन बाद अभिषेक फिर से बाहर चला गया। मैंने पहले तो सोचा कि अपने जेठ की बात मान लूं, लेकिन फिर मेरे मन बदल गया। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है। मेरी जेठानी अपने मायके गई हुई थी और मेरे पति भी घर नहीं थे। रात का समय था, मैं लेटी हुई थी। दोपहर से ही मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जब रात हुई तो उसकी तबीयत खराब होती गई। मैंने सोचा अब इतनी रात को किसको बुलाऊं? फिर मैंने अपने जेठ जी कमरे के बाहर गई और उनको आवाज देने लगी। कुछ देर बाद वो बाहर आए। उन्होंने मुझसे कहा, इतनी रात को आई हो, क्या बात है? कहीं तुम अपना अकेलापन तो दूर करने नहीं आई हो? मैंने कहा, नहीं, वो मेरे बेटे की तबीयत खराब है, आप साथ चलकर डॉक्टर को दिखवा देते तो ठीक रहता, रात भी हो चुकी है। मेरे जेठ ने कहा, तुमने तो मेरी बात नहीं मानी थी, तो मैं क्यों तुम्हारी बात मान? मैंने उनसे कहा, भगवान के लिए पहले आप मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखा दीजिए, फिर आपको जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मेरे बेटे की दवाई करवा दो। जेठ जी ने मेरे बेटे को डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद घर ले आए। उसके ठीक होने तक वो मेरे कमरे में ही बैठे थे। जब मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैंने जेठ जी कहा, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि ये बात किसी से कहेंगे नहीं और मेरे पति को काम भी देंगे। मेरे जेठ जी मुझसे कहा, ठीक है। मैंने अपने बेटे को एक कमरे में लेटा के मैं और जेठ जी दोनों दूसरे कमरे में ठुकाई करने के लिए चले गए। मैंने उस कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया और पड़े हुए बिस्तर पर बैठ गई। हमने सारी रात खूब मजे किए। उस दिन तो बहुत मजा आया। मेरे जेठ जी बहुत खुश हो गए। इसलिए मैंने उनसे पूछा, जेठ जी, आप मेरे पति को काम दे दीजिए और आप जब भी कहेंगे मैं आपके लिए तैयार हो जाऊंगी। उन्होंने कहा, ठीक है। उस रात के बाद मैं बहुत बार अपने जेठ जी के साथ मजे किए और मैं उनसे पैसे भी ले लेती थी। मैंने अपने पति को घर बुला लिया। अब तो मैं दिन अपने जेठ जी से और रात को मेरे पति मेरे खूब खुदाई करते हैं। इस तरह से मेरी कहानी पूरी होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।